हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि केमिकल यूनिट में आते हैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब आते हैं। मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, आयनिक स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ आती हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो है मोलारिटी। तो लिखा जाए मोलारिटी, एकदम आराम आराम से समझते चलेंगे। मोलारिटी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहीं अगर क्वेश्चन में लिखा रहे मोलर कंसंट्रेशन निकालिए तो आपको मोलारिटी ही निकालनी है, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग कैपिटल एम से। तो सबसे पहली बात डेफिनेशन की, कैसे कह सकते हैं डेफिनेशन? तो इसको कहते हैं हम लोग, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolved in 1000 ml या फिर और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट घुला रहेगा वही उसका मोलारिटी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने लिख दिया 2MH2SO4 सॉल्यूशन आपके पास है, कहीं पे लिखा रखा, आप लैब में गए, सैंपल पे लिखा हुआ है 2MH2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब समझेंगे? तो 2M का क्या मतलब है? तो 2M का मतलब है कि अगर आपका सॉल्यूशन 1000 ml है या फिर 1 लीटर है, तो इसमें सोल्यूट जो है अपना H2SO4, उसकी मात्रा 2 मोल होगी। इससे ये पता चलता है कि 2M सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर ये जो सॉल्यूशन है वो 1000 ml है या फिर 1 लीटर है, तो H2SO4 उसमें 2 मोल मिल जाएगा आपको। अब ऐसे मान लो कि एक मैं क्वेश्चन दे दूं बच्चों, मैंने लिखा कि 200 ml आपके पास 2MH2SO4 सॉल्यूशन है, 2MH2SO4 सॉल्यूशन है। तो आपको बताना है इसमें कितना मोल H2SO4 होगा, कितना मोल H2SO4 है इसमें घुला हुआ। यानी कि 200 ml मैंने वैसा सॉल्यूशन लिया है जिसका मोलैरिटी 2M है। ठीक है बच्चों, 200 ml मैंने वैसा सॉल्यूशन लिया है जिसका मोलैरिटी 2M है। तो आपको बताना है कि इस 200 ml में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसे कैसे बना सकता हूं? तो सबसे पहले हम देखते हैं 2M दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक एक नियम से मैं बनाता हूं यूनिटरी मेथड से। चूंकि हम लोग लिख सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन अगर होता तो 2 मोल H2SO4 होता। सिंपल सी बात है। 2M क्या बोलता है कि अगर 1000 ml होता तब 2 मोल होता। ठीक है बच्चों, इस 2M का क्या मतलब है कि अगर 1000 ml होता तब 2 मोल होता है। कितना? 200। तो 200 में निकाल लिया जाए। इसलिए अगर 200 ml है बच्चों सॉल्यूशन, तो आपको कितना मोल मिल जाएगा? 2/1000 गुना 200, आपके आ जाएंगे 0.4 मोल। जिन्होंने पहले निकाल लिया बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने क्या किया, बस 2M को समझ लिया। 2M का क्या मतलब हो गया कि अगर 1000 ml होता तब 2 मोल होता। तो मुझे तो 200 ml ही है, तो एक एक नियम से बना दिया, तो आंसर आ गया इसके 0.4। ठीक है बच्चों, उसी तरह से मैं अगर इस तरह से क्वेश्चन कहूं, एक मैं लिख देता हूं 200 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन
having 0.5 मोल H2SO4। तो आपको बताना है कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी रही होगी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कहा 200 ml मैंने H2SO4 के सॉल्यूशन को बनाया है। 200 ml का एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, उसको बनाने में मैंने 0.5 मोल का इस्तेमाल कर लिया। अब तुमसे पूछा जा रहा है, बताओ जब 200 ml के सॉल्यूशन में मैंने 0.5 मोल H2SO4 डाल दिया है तो उसमें कितना मोलैरिटी बन गया होगा उस सॉल्यूशन का। तो सिंपली मैं यहां बना सकता हूं, मोलैरिटी पूछा जा रहा है, यानी कि मुझे 1000 ml में कितना मोल H2SO4 की जरूरत पड़ेगी वो निकालनी है मुझे। तो मुझे ये पता है कि 200 ml को बनाने में 0.5 मोल की खर्च हुई है, तो मैं निकाल सकता हूं 1000 ml को बनाने में कितने हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग निकालिए, मैं कैलकुलेशन करता हूं। तो मैं लिख सकता हूं, चूंकि 200 ml सॉल्यूशन को बनाने में 0.5 मोल H2SO4 खर्च हो गया या उसमें घुल गया, इसलिए अगर मुझे 1000 ml बनाना होता सॉल्यूशन को तो कितना हो जाता बच्चों। तो 0.5 अपॉन 200 इंटू 1000, तो कितने हो जाएंगे, 5 टाइम्स में जाएंगे और 5 5 जा 25, तो हो जाएंगे 2.5। तो 2.5 मोल H2SO4 की जरूरत पड़ेगी कब, जब आपको 1000 ml सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब 1000 ml को बनाने में जितना मोल खर्च होता है बच्चों, या जितना मोल उसमें घुलाया जाता है, वही तो उसका मोलारिटी कहलाता है बच्चों। तो इसलिए हम लोग कह देंगे इसका आंसर जो हो जाएगा 2.5 m हो जाएगा। जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्या है, इसको फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देख रहा जाए इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, किस में होना चाहिए, इन लीटर, लीटर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको भी इन लीटर हमको लेना है, ठीक है। या फिर अगर मिलीलीटर में लेना है तो कह देंगे मोल ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इसको हम लोग VmL कह देंगे। तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 1000 से। तो ये हो जाते हैं बच्चों मोलारिटी के फॉर्मूले। आप इसको भी याद करके डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है कि मोलारिटी क्या होता है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए मोलारिटी निकालना है, मतलब 1000 ml में मुझे मोल की मात्रा निकालनी है, सोल्यूट के मोल की मात्रा निकालनी है। और अगर किसी गिवन सॉल्यूशन में मोल की मात्रा निकालनी है तो आपको मोलारिटी दिया हुआ है, तो आपको मोलारिटी से ये पता है कि 1000 ml में कितना मोल है, तो गिवन ml में कितना होगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं। और अदरवाइज आप फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी बातें अलग सी, अब थोड़ा सा हम नोट करके कुछ पॉइंट लिखते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है नोट में, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो हो सकता है कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन ट्रिकी कर देता है और उसमें कैपिटल M नहीं लिखेगा, 2M नहीं लिखेगा। तो हो सकता है वो क्या लिख दे, इस तरह से लिख दे, मोल पर लीटर। पर लीटर को इस तरह से लिखा जाता है, मोल पर लीटर, इस तरह से लिख दे। तो मोल पर लीटर लिखा रहे तो इसका मतलब समझ आना है कि भाई मोलारिटी ही दिया हुआ है ना। 1 लीटर में मोल की संख्या, यही तो मोलारिटी है ना। दूसरा होता है, एक बात और बता दूं आपको, कभी कभी होगा क्या, मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखा रहेगा, आपको और भी लिखा रह सकता है, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर जिसको पता नहीं है फिर भी मैं लिख दूं, अगर 1 लीटर के लिए 1 लीटर जो होता है वह 1000 ml के बराबर होता है, जिसे हम लोग 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या फिर सीसी भी कहते हैं। इसी को हम लोग 1 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर मीटर क्यूब में लिखा रहे तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगर आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखा रहे बच्चों, तो आप जरूर उससे लीटर में कन्वर्ट कर लें। तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 10⁻³ मीटर क्यूब, इसका मतलब आपको 1 लीटर की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आपके लिए जो सुविधाजनक यूनिट है मोलैरिटी निकालने के लिए, वो या तो डेसीमीटर क्यूब है या तो लीटर है। ठीक है बच्चों, और या फिर मिलीलीटर भी आप यूज कर सकते हैं। और जितना जो मिलीलीटर होता है वही तो सीसी होता है। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं बहुत ही सुविधाजनक तरीके से। लेकिन अगर मीटर क्यूब होगा तो आपको बच्चों कन्वर्ट कर लेना होगा, तभी आप इस फॉर्मूला में इस्तेमाल कर पाइएगा। ठीक है बच्चों, फिर कभी कभी होता है क्या है, जिस तरह से तुम लोग सुने होंगे मेट्रिक रूल में होता है मिली मोल, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, तो उसी तरह से होता क्या है, हम लोग मोलारिटी को भी मिली मोलारिटी के टर्म में भी लाते हैं। ठीक है, तो अगली बात मैं कर रहा हूं, नोट नंबर 2। तो जैसे कहीं लिखा रहे 1 मिली मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 1 मिलीमोलर लिखा हुआ है, 1 मिलीमोलर कंसंट्रेशन। तो 1 मिलीमोलर कंसंट्रेशन अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब आप समझेंगे? इसका मतलब समझेंगे कि जैसे तुम लोग सुनते होगे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, उसी तरह से हम लोग मिली को भी सोचेंगे। तो हम लोग लिख देंगे, इसको लिख देंगे 10⁻³ इसको लिखा जाता है। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/1000 m, या फिर इसको कहीं के लिखा रहेगा m/1000। तो ये सारी चीजें, तो अगर आपको 1 मिलीमोलर लिखा हुआ है तो आप आराम से इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि आपको तो m से फैमिलियरिटी है, आप m के बारे में जानते हैं। तो 1 मिलीमोलर का मतलब 10⁻³ उसी तरह से आपको लिख दिया जाए 1 सेंटीमोलर, इसका भी इस्तेमाल होता है, 1 सेंटीमोलर कंसंट्रेशन। तो आप क्या करेंगे 10⁻²m, जिसे हम लोग 1/100m भी लिख सकते हैं, या फिर m/100 भी लिखा रहता है। और एक बहुत ही पॉपुलर है 1 डेसीमोलर, 1 डेसीमोलर कंसंट्रेशन। तो कहीं भी क्वेश्चन लिखा रहा है 1 डेसीमोलर कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब होगा 10⁻⁻1m, जिसे आप लोग 1/10m भी कह सकते हैं, या फिर m/10 भी कह सकते हैं, सभी की चीज़ है। या फिर हो सकता है एक होता है 1 डेकामोलर सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10m कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक डेकामोलर कंसंट्रेशन अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 10m के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जनरली 10m तो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन हो जाता है। तो 1m जो होते हैं, या फिर 1 मिलीमोलर, 1 सेंटीमोलर, 1 डेसीमोलर के टर्म में जो होता है, उसको बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे इसी में थोड़ा सा और फाइन में ले लूँ तो माइक्रोमोलर हो जाता है, नैनोमोलर हो जाता है। तो जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 1 माइक्रोमोलर, माइक्रोमोलर बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6m हो जाएगा। उसी तरह से 1 नैनोमोलर हो जाएगा। एक्चुअली इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है, इस सब चीज़ों का फिर बताने के लिए बता रहा हूँ, जानने के लिए 10⁻⁹m हो जाता है। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगली बात, नोट 3। आप लोग को जब मैंने पढ़ाया था, मोल पढ़ाया था, तो मोल में मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल जो होता है वो क्या होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लेकिन वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट का जो फॉर्मूला वो तब है जब सब्सटेंस आपको ड्राई फेज में है, सूखा हुआ है। तो हम लोगों ने बताया था, पढ़े भी थे हम लोग, कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो बराबर होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये कब होता है? जब क्या हो,
ड्राई फेज हो, सूखा हुआ सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन में आपको मोल निकालना है किसी सॉल्यूट का, तो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल के जगह बराबर हो जाता है मोलैरिटी ले लीजिए और वॉल्यूम को लीटर से मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोल। तो ये कब होगा? इन सॉल्यूशन फेज। और ये तो होना ही चाहिए क्योंकि मोलारिटी की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे मोलारिटी की जरूरत पड़ रही है, मोलारिटी तो आपको सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। तो किसी सॉल्यूशन में, ध्यान सुनेंगे, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल को निकालने के लिए मोलारिटी में वॉल्यूम इन लीटर्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर आप इन मिलीलीटर आप ले लेते हैं तो यहाँ मिलीमोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल। तो नंबर ऑफ मिलीमोल बराबर क्या होता है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वो भी कब होगा? चूंकि मोलारिटी इस्तेमाल हो रहा है, तो मोलारिटी तो सॉल्यूशन के लिए ही होता है। तो आप इसका इस्तेमाल कब करते हैं इस फॉर्मूला का? जब जो सब्सटेंस है वो ड्राई फेज में होता है। और इन दोनों का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब सब्सटेंस क्या हो? सॉल्यूशन फेज में हो, जब वो डिसॉल्व्ड स्टेट में हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात करता हूँ टेम्परेचर के बारे में, खुद से सोचो, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, खुद से सोचा जाए। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वैसा कोई भी कंसंट्रेशन का यूनिट जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फिर से बोलता हूँ, वैसा कोई भी केमिकल यूनिट या वैसा कोई भी कंसंट्रेशन यूनिट जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ही होगा। तो चूंकि यहाँ तो वॉल्यूम डिपेंडेंट है ही, क्योंकि हम लोग तो इसमें मोल की संख्या वॉल्यूम में ही निकालते हैं, 1 लीटर में ही निकालते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, अगला पॉइंट इसमें नोट 4 कर दूं मैं जरा, और इसमें लिख सकता हूं मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब क्वेश्चन ये उठता, सर टेम्परेचर डिपेंडेंट जानने की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हम जान रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो ग्लोबल होते हैं, ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड यूज हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इंडिया में होता क्या है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मान लेते हैं यूरोप कंट्रीज़ में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाने से क्या होता है, सॉल्यूशन में एक्सपेंशन हो जाते हैं जनरली। अगर एक्सपेंड कर जाएगा तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। तो गिवन यहाँ बोलते हैं, हम बोलेंगे उसी चीज को क्या कि 1 लीटर में मान लेते हैं 5 मोल है। अब वहां पे वो बढ़ के मान लेते हैं 1 लीटर से ये हो जाता है 1.2 लीटर। तो वहां तो 1.2 लीटर में ना 5 मोल हो जाएंगे, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यानी कि मोलारिटी जो होगा वो जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो किस टेम्परेचर पे डिफाइन कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के बदल जाने से मोलारिटी बदल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के बदल जाने से वॉल्यूम बदल जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग बार बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हम मोलारिटी का इस्तेमाल हम लोग ऑल अक्रॉस द ग्लोबल वर्ल्ड नहीं कर सकते हैं कि हम लोग भाई अब इंडिया में कोई भी चीज को बनाए, कोई भी सैंपल बनाए, कोई भी केमिकल बनाए, उसको अब्रॉड कहीं भेज दिया मोलारिटी के टर्म में, नहीं। क्योंकि गड़बड़ हो सकता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि जिस मोलारिटी को मैं यहां से लिख कर भेजूंगा वहां जब जाएगा तो हो सकती है उसकी मोलारिटी डिफर कर जाए। ठीक है, इसीलिए ठीक है बच्चों। अब हम लोग देख लिया मैंने मोलारिटी क्या है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी की ओर। अब देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी सेकंड, तो सेकंड केमिकल यूनिट आपका बच्चों है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी को हम लोग जिस तरह से मोलारिटी को मोलर कंसंट्रेशन कह देते थे, तो नॉर्मेलिटी को हम लोग नॉर्मल कंसंट्रेशन कह देंगे। नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। और रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग कैपिटल एन से। जिस जिस तरह से हम लोगों ने मोलारिटी डिफाइन किया एग्जैक्टली उसी तरह से नॉर्मेलिटी डिफाइन किया जाएगा, बस एक डिफरेंस है। मोलारिटी में हम लोग मोल की बात कर रहे थे और यहां पे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है थोड़ा बता दूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है पहले ये बताता हूं, फिर नॉर्मेलिटी पे आऊंगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैंने बता रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट नाम का मैंने एक वीडियो बनाया है, 3-4 वीडियो हैं उसमें, अभी तक 4 वीडियो बना रखे हैं उसमें, आप जाके वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख सकते हैं।
क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो जिन बच्चों को इक्विवेलेंट वेट नहीं आता है, आप जा करके इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखें। वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख जाएंगे, तभी आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये सोच के डिस्कस कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को आता है निकालने के लिए। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब इक्विवेलेंट वेट मैं किसी का निकाल सकता हूं आराम से, और वेट इन ग्राम मुझे गिवन होगा, तो मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल दूं, आपके पास 50 या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। ग्राम इक्विवेलेंट और मोल, फिर से बोल रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल केमिस्ट्री में यूज होने वाले दो केमिकल यूनिट हैं मास के लिए। मास के लिए हम लोग जिस तरह से जनरली ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग मोल और ग्राम इक्विवेलेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह से मोल निकालते थे, ग्राम इक्विवेलेंट भी एक ही तरह का केमिकल यूनिट है, मास का केमिकल यूनिट है। अब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग को पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, जो कि 100 दिया हुआ है, अब बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? जिन्होंने जान लिया बहुत अच्छी बात है। मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी निकालना है लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, अब बाय इसका एन फैक्टर, ठीक है। मैंने डिटेल बताया हुआ है एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100, और एन फैक्टर क्या हो जाएगा कैल्शियम के लिए? +2, और एक ही है तो 2 ही हो जाएंगे। सॉरी, क्या हो जाएगा? 100 होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट के 100 होते हैं, डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया है, जो कि इसका एन फैक्टर है, और यहाँ से इसका रिजल्ट आ जाता है 50। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकल गया बच्चों? 50। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 100/50, दिस इज इक्वल टू 2 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है किसी चीज में, या फिर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों? तो ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। और इक्विवेलेंट वेट की डिटेल जानकारी के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने इक्विवेलेंट वेट की चर्चा की है, वो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। चलिए, अब मैं बात करता हूं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी जिस तरह से मोलारिटी को मैंने डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, उसी तरह से ये बताएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो अब इस बारी है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन लिखा जाए, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute dissolved in 1000 ml या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का घुला होगा, या फिर 1000 ml में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का घुला होगा, वही उसका नॉर्मेलिटी कहला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसी तरह से मैं एग्जांपल देके बात कर रहा हूं। जैसे मैं लिखता हूं, कहीं भी लिखा हुआ है 2NH2SO4, मैंने पीछे एग्जांपल दिया था 2M, कैपिटल M था वो, यहां में लिखा है 2N, कैपिटल N, 2NH2SO4 सॉल्यूशन आपके पास है। इसका क्या मतलब आप समझेंगे? तो कहीं भी अगर 2N लिखा हुआ है, क्या मतलब होगा बच्चों? कि अगर सॉल्यूशन आपके पास 1000 ml होगा, तो सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट क्या अपना इसमें? H2SO4, तो सॉल्यूट की मात्रा जो होगी इसमें, वह 2 ग्राम इक्विवेलेंट होगी। 1000 ml के हैं, या फिर 1 लीटर भी कह सकते हो। यानी कि अगर यह सॉल्यूशन 1 लीटर है या फिर 1000 ml है, तभी
उसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट होगा। अगर इससे कम है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट से कम होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। और अगर ज्यादा है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा होगा। मैं देखता हूं इसको आगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 200 ml 2N आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट, आपको इसमें H2SO4 है वो आपको निकालना है। इस 200 ml को बनाने में H2SO4 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट इस्तेमाल हुए। तो चूंकि 2N दिया हुआ है तो यहां से मैंने एक इंफॉर्मेशन निकाल लिया। 2N का क्या मतलब है कि अगर 1000 ml होगा तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो लिख सकते हैं उसको, इसको देख के क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, चूंकि यूनिटरी मेथड से बना रहे हैं, 1000 ml सॉल्यूशन हैविंग 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4। 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 कब होगा, जब आपके पास 2N मोलैरिटी है, लिखा हुआ है 2N, इसको देख के मैंने ये बात लिख दिया। अगर 3N लिखा रहता तो मैं लिखता 1000 ml में 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो चूंकि 2N लिखा हुआ है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब यही होता है। ये कोड वर्ड एक तरह से हो गया, किस चीज का, इस लैंग्वेज का। तो अब मुझे 200 ml बनाना है, तो 200 ml को बनाने में कितने लग जाएंगे, तो 200 ml को बनाने में लग जाएंगे बच्चों, 200 ml सोल्यूशन को, तो 2/1000 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो आप लिख सकते हैं 5 टाइम्स में ये जाएगा तो ये बच जाएगा 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर 2N H2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन आपको 200 ml ही बनाना है, 1 लीटर नहीं बनाना है। 1 लीटर बनाना होगा तब ना 2 ग्राम इक्विवेलेंट लगेगा उसमें, मुझे तो 200 ml ही बनाना है। तो 200 ml को बनाने में आपको 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट ही लगेंगे, जिससे आपका 2N H2SO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा। एक एक नियम से डायरेक्ट बना दिया यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने, डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट। जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग एक और क्वेश्चन कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा इन 200 ml H2SO4 solution there is 0.6 mole 0.6 मोल H2SO4। तो आपको बताना है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यहां पे डायरेक्ट लिखा रहता ग्राम इक्विवेलेंट, तब तो मैं डायरेक्ट लिख देता कि भाई 200 ml में इतना ग्राम इक्विवेलेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा तो 1000 ml में कितना होगा डायरेक्ट निकाल लेंगे। चूंकि यहाँ मोल दिया हुआ है सॉल्यूट का, तो सबसे पहला टास्क क्या है कि हम लोग पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग निकालें ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहिए। तो मोल को ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, पहले वो देखा जाए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल, ये फॉर्मूला आता है। एन फैक्टर की बात फिर से यहां पे आ गई है, तो फिर से बोल लूंगा, इसके लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट का वीडियोस देखना पड़ेगा कि एन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, जिस बच्चों को एन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आ रहा है, तो पहले आप जाकर के एन फैक्टर निकालना सीखें, तभी आपको यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था इस ग्राम इक्विवेलेंट का जो इस्तेमाल होता है 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, वहां भी काफी होता है। फैराडेज लॉ वहां पढ़ाने में काफी इस्तेमाल होगा, इसलिए ध्यान से सीखें इस चीजों को। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल। अब मुझे मोल तो दिया हुआ है, और H2SO4 का जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो मुझे निकालना है क्या होगा, एन फैक्टर इसका 2 हो गया, और एन नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.6, तो हो गए इसके 1.2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब मुझे यह पता चल चुका है कि 200 ml H2SO4 में 1.2 ग्राम इक्विवेलेंट जो है H2SO4 घुला हुआ है। तो अब मुझे नॉर्मेलिटी निकालना, तो डायरेक्ट मैं 1000 में निकाल लूंगा। तो कहूंगा चूंकि इन
200 ml H2SO4 solution, there is 1.2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4। इसलिए मुझे तो नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मुझे 1000 ml में निकालना पड़ेगा, इसलिए इन 1000 ml H2SO4 सॉल्यूशन में कितना जरूरत पड़ जाएगी बच्चों, तो 1.2 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में गॉन, ये हो जाएंगे 6। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे इसकी क्या नॉर्मेलिटी, यानी कि 6N हो गया, ये जो बहुत हाई कंसंट्रेशन हो गया 6N। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग ने देखा कि किस तरह से हम लोग मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं। फिर हम लोग मान लो फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखा जाए बच्चों, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने मोलैरिटी में कहा था, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर था, यहां पे बस नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, वहां पे नंबर ऑफ मोल था, यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही होनी है। या फिर आप इसको मिलीलीटर में लिखना चाहें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आप मिलीलीटर में लिख लो, अब मल्टीप्लाइड बाय 1000 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, ये बताया था, बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर कर दो इनटू 1000। अगर लीटर का होगा तो 1000 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम आप कर सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला और मैंने पीछे कहा था, वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, वो कर दो, तो वेट गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू हो जाएंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इंटू 1000 तो होना ही है, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर है तो 1000 होगा, अगर लीटर होगा तो 1000 नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलाज भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट कर दें, नोट कर देते हैं। नोट में जो पहला नोट आ जाता है वो यूनिट को लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, इसकी यूनिट क्या होगी, तो वहां पर निकालते थे मोल पर लीटर निकाला था, यहां हो जाएगा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिससे तुम लोग ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स भी कह सकते हो। ठीक है, इसी चीज को 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब होता है, तो सब कुछ सेम चलने वाला है, ग्राम इक्विवेलेंट डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग यूनिट देख लिए। अब जिस तरह से वहां मिली मोलर, सेंटीमोलर, डेसी मोलर था, यहाँ पे उसी तरह से मिली नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल हो जाएगा। मैं 1-2 लिख देता हूं, बाकी सब वैसा ही है, नोट कर लेता हूं, मैं 1-2 लिख देता हूं बस, तो आप फैमिलियर हो जाएंगे। जैसे लिखा रहे 1 मिली नॉर्मल सॉल्यूशन आपके पास है, या कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, 1 मिली नॉर्मल कंसंट्रेशन लिखा रहे या फिर सॉल्यूशन लिखा रहे, बात एक ही चीज है। इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब 10⁻³ n हो जाएगा ये। ठीक है, और उसी तरह से 1 सेंटी नॉर्मल, सब कुछ एज यूजुअल वहां के जैसा ही चलने वाला है, तो 10⁻²। उसी तरह डेसीमोलर जो हो जाएगा 10⁻1n हो जाएगा। इसी को हम लोग n/1000 लिख देंगे, इसी को हम लोग n/100 लिख देंगे। ठीक है, अगर लिखा रहे 1 डेसी नॉर्मल, काफी यूज होता है ये बच्चों, क्वेश्चन लिखा रहता है 1 डेसी नॉर्मल कंसंट्रेशन, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻1n, आप इसको n/10 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है, 2 फॉर्मूला मैंने बता दिया है। एक तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, और एक मैंने बताया था वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, पीछे के टॉपिक में बताया था, पीछे के पेज में बताया था। ये था एक फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, और एक दूसरा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, मोल में मल्टीप्लाई कर दो आप एन फैक्टर से। ठीक है, एक और कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नोट 3 लिख देते हैं बच्चों,
नोट 3। तो जैसा कि हमने देखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो लिख सकते हैं वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये कब होगा? जब ड्राई फेज होगा। आपको सब कुछ जो सॉल्यूट है वो ड्राई रखा हुआ है, अभी घुला हुआ नहीं है। या फिर इसको लिख सकते हैं एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसको हम लोग इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई फेज हो या सॉल्यूशन फेज हो, कहीं भी। ठीक है, अगर मान लो सॉल्यूशन फेज है तो मोल निकालने के लिए आपको एन इंटू भी करना होगा, जैसा कि मैंने पीछे कहा भी इन लीटर होना चाहिए। अगर आप ड्राई फेज है तो मोल निकाल सकते हैं, वेट इन ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा सॉल्यूशन फेज के लिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के अलग अलग फॉर्मूला। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन फेज में ही चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? लीटर में है। उसी तरह से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी होता है बच्चों, जैसा कि मिली मोल मैंने बताया था पीछे, उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी को लिख दीजिए और वॉल्यूम को इन मिलीलीटर ले लीजिए, तो हो गया नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि किस तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक होता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, देखा जाए। नोट 4, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। यानी कि आपको मोलैरिटी दिया है तो डायरेक्ट आप नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मेलिटी दिया है तो डायरेक्ट मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था अभी जस्ट, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, मैं तो वॉल्यूम लीटर लिखना ही है। अब जब इसको ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर आ गया, ये क्या है भाई? ये तो तुम्हारा मोलैरिटी ही है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। यानी कि अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालना है और मोलैरिटी गिवन है तो डायरेक्ट एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये काफी काम आने वाला है आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने सीख गया मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने देखा कि मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, उनके फॉर्मूला क्या होते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, अच्छे से समझा। ठीक है बच्चों, अभी तो कंसंट्रेशन यूनिट में और काफ़ी बचे हुए हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मोलैरिटी अगले वीडियो में, मोलैलिटी डिस्कस करूंगा, मोल फ्रैक्शन डिस्कस करूंगा, पीपीएम डिस्कस कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, और आयनिक स्ट्रेंथ भी डिस्कस करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा केमिकल यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन के अगले टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, वो डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।